गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सनही की जो कुछ बिंदु शेष रह गए थे उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बेटा, जो रेसे जो फाइबर्स क्रॉप हैं सनही और एक है कपास। कपास के बारे में आपने अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे सनई की। सनई से भी रेशा प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग भी विभिन्न कार्य में किया जाता है। जैसे अपन बात की थी कि मछली पकड़ने वाले जाल, रस्सी हैं, तिरपाल हैं आदि बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर जो जानकारी आपको दी जाएगी, क्योंकि एक तो बेटा आप लोग जैसे संडे वगैरह होता है उसके अंदर आप लोग जो अन्य फसल होती हैं उसको अच्छी प्रकार से देख लिया करो ताकि आपके ऊपर भार नहीं पड़े। अगर ज़्यादा भार पड़ जाता है तो फसल याद होने में दिक्कत आती है। तो आप लोग इसके साथ साथ में जैसे मैं कार्य करता हूँ वैसे वैसे आप लोग साथ साथ काम करते रहा करो। तो देखिए बेटा, आगे देखना, लगभग ये 40-45 मिनट का वीडियो होता है और इस वीडियो के साथ में अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी परसेंटेज बनाएंगे आप लोग। देखिए बेटा, अब जो हमारा अगला बिंदु है खाद एवं उर्वरक। देखिए आप लोग क्या है, खाद एवं उर्वरक। देखिए मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक। ठीक है बेटा, खाद एवं उर्वरक। देखिए बेटा, ये जो सनई की फसल है वो कौन से कुल के अंतर्गत आती है? फेबेसी कुल के अंतर्गत आती है, जिसको कहते हैं लेग्यूमिनोसी। तो देखिए यहाँ सनई की फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसकी जड़ों में नोड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? नोड्स, जिसको हम क्या कहते हैं? राइजोबियम ग्रंथियां। वो क्या करता है? ग्रंथियों में क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। यहां लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहां पर आप मैं बोल रहा हूं उसी को याद कर लीजिए कि सनई की फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं? नोड्स पाए जाते हैं, राइजोबियम गांठें पाई जाती हैं। जो उसके गांठों में क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल से क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना यहाँ पर फास्फोरस, नाइट्रोजन की तो आवश्यकता है नहीं, और पोटेशियम। देखिए आप लोग फास्फोरस कितनी आवश्यकता है? 20 से 40 किलोग्राम। देखिए 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग फास्फोरस लें। और पोटेशियम कितना लेना है आपको? 20 से 30 किलोग्राम। ये देखिए 20 से 30 किलोग्राम आप लोग पोटेशियम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपकी यहाँ वीडियो में ये खाद एवं उर्वरक बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें फास्फोरस 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर और पोटेशियम है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर। हमारे भारत के अंदर देखना, इसका फसल बोने का उद्देश्य एक ही होता है, वो क्या है? हरी खाद बनाना। क्योंकि ये एक ऐसी खाद तैयार होती है पूरी तरह से जीवांश पदार्थ होता है ये, और भूमि के अंदर भूमि को क्या करता है? ये उर्वर बनाता है, उपजाऊपन बनाता है। तो देखिए अगर भूमि उर्वर होगी तो उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। अगर भूमि क्या होगी? उर्वर नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी, तो उत्पादन क्या होगा? घटेगा। इसलिए किसान को एक मोस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो सनई है उससे हरी खाद बनाई जाती है, बहुत बेस्ट खाद बनती है बेटा। तो यहां पर देखना, इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जैसे पौधों को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ये फसल उपलब्ध करा रही है, और बहुत सारी फसल क्या होती है उसको बाहर से अपने को न्यूट्रिएंट्स देना होता है, पोषक तत्व देना होता है। तो देखिए बेटा, ये फसल बाहर से जो पोषक तत्व खरीदते हैं उनमें ये क्या करती हैं? बचत करती हैं। यदि इस फसल को बुआई के लगभग 50-60 दिन बाद में क्या करते हैं? हम इसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। तो मिट्टी में दबाने पर क्या होता है? जीवांश पदार्थ तैयार होता है जो पौधे की वृद्धि के लिए
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि अगर बेस सही है, भूमि का बेस आधार सही है, तो बिल्कुल बीज अच्छा जर्मिनेट करेगा और उत्पादक अच्छा होगा। ठीक है, अगर उत्पादन कब कम होगा? जब भूमि क्या होगी, क्या होगी, अनुपजाऊ होगी। भूमि अनुपजाऊ होगी तो उत्पादन क्या होगा, कम होगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है इरिगेशन, सिंचाई। देखिए आप लोग, क्या है, सिंचाई। सिंचाई, इरिगेशन क्या है, सिंचाई। ये देखिए बेटा, सनई की फसल को देखिए, सनई, सन हेम्प, इसका नाम सन हेम्प के नाम से भी जानते हैं। यहां पर मैं हिंदी में लिखकर बता रहा हूं, सन हेम्प, हेम्प। ये देखिए आप लोग, सन हेम्प। यहां इसको, यहां पर आप लोग डेश लगाकर भी बात कर सकते हैं, सन हेम्प कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इस नाम से प्रश्न आया हुआ है और बच्चे गलत कर देते हैं कि ये क्या आ गया, सन हेम्प। यहां पर सन हेम्प का मतलब होता है, ये इंग्लिश शब्द है और इसको हम सन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, सन, जिसकी अंग्रेजी मैंने परसों बताई थी आपको, जो पिछला वीडियो था उसमें बताई थी, SUNN। और इसको क्या कहते हैं, सन हेम्प को SUNN HEMP, सॉरी HEMP, SUNN HEMP, सन हेम्प। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। यहां पर जो अगला पॉइंट है इरिगेशन, इरिगेशन, यहां इस सनई की फसल में 1-2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। सनई की फसल में 1-2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। 1-2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, ज्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है। और एक जेट का प्रश्न भी बन जाता है कि सबसे अच्छी जो हरी खाद है वो किससे तैयार होती है, सनई और ढेंचा। ठीक है ना, सनई और ढेंचा 2 फसलें हैं। तो यहां पर सनई भी बहुत इंपॉर्टेंट फसल है किसान के लिए। तो ये ध्यान रखना, इसकी फसल को 1-2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। और यहां पर देखना, जब वो भी देखना, अभी एक और बता रहा हूं मैं आपको, बीज व रेशे। इसमें सिंचाई में बीज व रेशे की फसल अगर आप लोग प्राप्त कर रहे, तो आप लोग रेशे की फसल में वर्षा न होने पर 1-2 सिंचाई कर देवें। ये देखिए बेटा, यहां पर बीज व रेशे की फसल में वर्षा न होने पर, अगर आप किसान बीज व रेशा प्राप्त करने के उद्देश्य से खेती कर रहा है, यदि वर्षा न हो रही है, यदि वर्षा हो रही तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं हो रही है तो आप लोग कितनी सिंचाई कर दें, 1-2 सिंचाई कर देवें। ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना, हमारा अगला पॉइंट है अंतराकृषि। देखिए आप लोग, अंतराकृषि। ये देखिए बेटा, अंतराकृषि के अंदर देखिए इंटरक्रॉपिंग। देखिए आप लोग, इंटरक्रॉपिंग में क्या करेंगे आप लोग, इसमें यदि किसान हरी खाद के उद्देश्य से फसल बुआई कर रहा है तो उसमें निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो किसान क्या करेगा, 50 से 60 दिन बाद में वो भूमि पर वैसे ही दबा देगा। तो उसके अंदर बहुत सारे जो खरपतवार होते हैं वो भी क्या होते हैं, उसके साथ में क्या बना दिया जाता है, जीवांश खाद बना देते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो वीड्स हैं वो भी हरी खाद बनाने के लिए काम में आ जाते हैं और हमारी फसल क्या, हमारी भूमि क्या है, उपजाऊ बन जाएगी। इसलिए इसमें जो हरी खाद के उद्देश्य से अगर आप लोग निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसान हरी खाद बना रहा है तो यदि बीज व रेशा प्राप्त करने के उद्देश्य से अगर वो फसल की बुआई कर रहा है तो उसको क्या करना बेटा, उसको शुरुआत में 1-2 निराई गुड़ाई का कार्य कर दें। ठीक है ना। यदि वो बीज व रेशा प्राप्त करने के उद्देश्य से फसल की बुआई कर रहा है तो 1-2 निराई गुड़ाई कर देवे, जिससे जो भी अवांछित पौधे होते हैं उसको उखाड़ कर बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे फसल अच्छी प्रकार से
वर्दी कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये भी जो ये कार्य भी क्या करना है, शुरुआत के अंदर करना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखना, हरी खाद के लिए, हरी खाद के लिए फसल में निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये ध्यान रखना, अब नहीं होती है। यहां पर देखना, शॉर्ट हिंट बता दिया है मैंने कि अगर किसान हरी खाद के लिए फसल की बुआई कर रहा है तो उसमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। यदि किसान बीज व रेशे की, यहां पर देखना मैं लिख के बता रहा हूं आपको, बीज व रेशे की फसल में शुरुआत में 1-2 निराई और गुड़ाई। निराई का मतलब अवांछित पौधे को बीनना, और गुड़ाई का मतलब होता है भूमि की ऊपरी परत को तोड़ना। यहां पर हर शब्द का अर्थ है बेटा एग्रीकल्चर में, ध्यान रखना। यहां पर निराई का मतलब होता है अवांछित पौधे को बीनना, और गुड़ाई का मतलब होता है भूमि की ऊपरी परत तोड़ना। दोनों कार्य एक साथ हो जाता है कि इसमें जो अवांछित पौधे, सभी फसलों की बात कर रहा हूं, जो सनहैम की बात नहीं है, सभी फसलों की जो हमारे सिलेबस में या सिलेबस में नहीं है, उन फसलों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कि निराई के अंदर क्या होता है कि जो भूमि में अवांछित पौधे उगाते हैं उनको बीनना, और यहां पर गुड़ाई का मीन्स क्या होता है, भूमि की ऊपरी परत तोड़ना, ताकि भूमि में वायु संचार सही हो जाए और भूमि में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाए। क्योंकि ऐसा कार्य करेंगे, भूमि की ऊपरी परत तोड़ेंगे तो भूमि में जल धारण करने की क्षमता हो जाती है, ठीक है ना। अगर भूमि, जैसे अभी मैं आपसे बात करता हूं, यदि यहाँ मनुष्य का यहाँ से गले को पकड़ लिया और दबाया, ठीक है ना, दबाने पर क्या होगा, उसका सांस बंद होगा। उसी प्रकार से मृदा का क्या होता है, वायु आवागमन बंद हो जाता है, क्योंकि पानी की जो बूंदें होती हैं आजकल क्या जो फव्वारा, जो जिसको कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करते हैं, फव्वारा के टाइप में क्या होते हैं, या वर्षा के रूप में बूंदें गिरती हैं। तो वो बूंदें क्या करती हैं, भूमि पर गिरती है, और जब प्रकाश उस पर गिरता है तो वो भूमि क्या हो जाती है, पानी तो क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, और भूमि क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो उसमें क्या होगा, खनिज लवण भी आप लोग सही मात्रा में पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और हमारी फसल कमजोर हो जाती है। जैसे ही हम होइंग का कार्य कर देते हैं, होइंग का मतलब होता है निराई गुड़ाई करना, तो यहां पर यदि निराई गुड़ाई सही समय पर कर देते हैं तो ये सारी क्रियाएं सुचारू हो जाती हैं और पौधा स्वस्थ हो जाता है। तो यहां पर देखना, बीज व रेशे की फसल में शुरुआत में 1-2 निराई गुड़ाई कर देवे, ठीक है। इसके बाद में देखना, यहां पर जो हमारी ये फसल है उसमें कीट एवं व्याधियां, यह हेडिंग है, कीट एवं व्याधियां। ये देखिए बेटा, कीट एवं व्याधियां, ये भी फसल के मोस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कौन सा कीट लगता है और कितना नुकसान करता है। क्योंकि यदि किसान बीज की बुआई करके फसल कटाई तक अगर उसमें कोई आपात परेशानी या कोई कीट या कोई रोग का आक्रमण नहीं होवे, तो वास्तविक बात है कि वो किसान माला माल हो जाता है। क्योंकि कई हद तक अपनी जो आमदनी है वो पूरी खर्च कर देता है, और फिर भी बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिसका कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्योंकि जैसे सब्जियों की खेती करता है या धान्य फसलों की खेती करता है तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराता है। क्योंकि किसान क्या करता है
कि वो लगातार एक ही प्रकार की फसल बोता रहता है, जिससे भूमि क्या होती है, कमजोर हो जाती है। भूमि क्या हो जाती है, बुढ़ी हो जाती है। भूमि भी बुढ़ी होती है ना, क्योंकि आप लोग लगातार एक ही फसल बोते रहते हैं, कोई खाद उर्वरक की व्यवस्था नहीं कर रखी है भूमि के अंदर, तो भूमि क्या होगी, बुढ़ी होगी, कोई जवान थोड़ी होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, भूमि के अंदर सही मात्रा में खाद एवं उर्वरक एवं न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराएं। अगर वो भारी स्रोतों से खरीदकर भूमि में उपलब्ध करा रहा है तो उसको लाभ नहीं होगा, हानि होगी बेटा, ये ध्यान रखिए। तो यदि किसान समय रहते हुए कीट एवं व्याधियों का कंट्रोल कर लेता है तो उसका उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखना, यहां पर जो मैं कीट की बात करूंगा शुरुआत के अंदर, तो पहला कीट है सनही मौत। क्या है, सनही मौत। यह कीट क्या करता है, यह कीट पौधे के कोमल भागों व पत्तियों को खाकर चट कर देता है, या फिर पत्तियों में क्या कर देता है, छिद्र बना देता है, जिससे पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती हैं, किसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह ध्यान रखना, तना कमजोर हो जाता है और इसके तने से ही रेशा प्राप्त किया जाता है। अगर तना कमजोर हो जाता है तो रेशा भी कम प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, 0.15%, ये देखिए 0.15% एंडोसल्फान 35 EC, यहां पर EC का अर्थ होता है इमल्सन ऑफ 5 कंट्रेशन, सक्रिय तत्व है। ठीक है ना, एंडोसल्फान 35 EC का छिड़काव करें, छिड़काव करें, जिससे किसान को आशाचित लाभ प्राप्त होता है। देखिए बेटा, कई बार क्या होता है, किसान एग्री क्लिनिक की दुकान पर जाता है, उसको दवा का पता रहता नहीं है और वो गलत स्प्रे करा देता है। यदि आपको बार बार ये कहूंगा कि एक दवा का ड्रम बनाकर रख रखा है या ड्रम रखा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति को उस ड्रम में डुबाया जाए, उसको क्या किया जाए, डुबाया जाए, क्या वो मर गया? नहीं मरा ना, क्योंकि उसको जैसे ही निकाला और उसको साफ पानी से निला दिया तो वो बच गया ना। ऐसी दवा ना उपयोग करें जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। इंसेक्ट मर गया, लेकिन कम से कम मनुष्य पर तो वो प्रभाव नहीं करना चाहिए। इसके लिए जितना साल्ट आप लोग उसमें देखना, एग्री क्लिनिक की दुकान में बहुत सारी दवाई होती है, उसमें साल्ट बढ़ा करो आप लोग, किसमें कितना % साल्ट डाल रखा है और इसकी कितनी मात्रा देनी है। अगर बहुत सारे जैसे आपके फील्ड के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं, AAO हैं, उनसे आप संपर्क बनाकर रखिए और उसकी मात्रा के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें, ताकि कम पैसों में आपका वो कीट कंट्रोल हो जाए, रोकथाम हो जाए उसकी। आप लोग यदि जानकारी रखेंगे तब ही आपको पता चलेगा, अन्यथा आप लोग जैसे फार्मिंग होती जा रही है या हो रही है वैसा ही चलता रहेगा ये कार्यक्रम, क्योंकि अब ऐसी खेती टेक्निकल फार्मिंग हो गई है बेटा, तकनीकी खेती हो गई है। अब आप लोग इससे जैसे बहुत सारे आप लोगों को अधिकारी के नंबर बता रखे हैं, आप लोग उससे बात कर सकते हैं कि साहब ये दवा हमारी ये इंसेक्ट हैं, इसमें कौन सी दवा लें। तो आप लोग यदि संपर्क बनाकर रखते हैं तो आप लोग विभिन्न प्रकार की दवा उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, सनही मौत के कंट्रोल के लिए 0.15% एंडोसल्फान 35 EC का छिड़काव करें। इससे क्या होता है, इस जो सनही मौत है वो कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद में देखना, अगला इंसेक्ट है लाल रोमिल इल्ली। दूसरा इंसेक्ट क्या है, लाल रोमिल इल्ली।
इल्ली। ठीक है ना। ये देखिए दूसरा इंसेक्ट बता रखा है यहां पर, लाल रोमिल इल्ली। इस कीट का रंग लाल होता है और ये गिडार क्या करती है, इस कीट की क्या बनती है, गिडार बनती है। ये गिडार पत्तियों को खाकर चट कर जाती है। अब देखना बेटा, यदि पत्तियां नष्ट हो गई तो उस पौधे की क्या होगी, ग्रोथ रुक जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी। और क्या करेगा, साथ में पत्तियां नहीं हैं तो पौधे में क्या होगी, फलियां नहीं बनेगी। फलियां नहीं बनेगी तो बीज नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये कीट क्या करता है, पत्तियों को खाकर चट कर जाता है, जिससे पौधा बेकार हो जाता है। या यह कीट पत्तियों को खाकर चट कर देता है, जिससे पौधा खराब हो जाता है। इसका नियंत्रण भी क्या करेंगे आप लोग, यही 0.1%, यही जो ऊपर वाले जो सनई मौत है उसके लिए बताइए, वही देनी है। 0.1% एंडोसल्फान 35 सीसी दवा का छिड़काव करें। ठीक है। इसके बाद में देखना, ये थे दो रोग, इसमें ज्यादा दो कीट हैं, इसमें ज्यादा कोई कीट भी नहीं लगते हैं। अगर समय रहते हुए इसका कंट्रोल कर लेता किसान तो इन कीटों से वो सुरक्षित कर लेता है अपनी फसल को। इसके बाद में देखना, रोग देखना बेटा, यहां पर रोग बता रहा हूं मैं आपको। ये देखिए रोग, गेरुई। पहला रोग क्या है, गेरुई। ये देखिए, ये रू है बेटा, गेरुई रोग। गेरुई रोग, इस रोग का आक्रमण होने पर, किस रोग का, गेरुई रोग का आक्रमण होने पर पौधे की पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती हैं। कुछ दिनों बाद में पौधा सूख कर नष्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती हैं, पीली पड़ेगी, झड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो खनिज लवण का जो वो खनिज लवण का अवरुद्ध हो गया, रुक गए, उसका नियमन बंद हो गया, कहने मतलब सुचारू रूप से क्रिया करना बंद कर दिया। तो उससे क्या होगा, प्रकाश से वो क्या नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी, भोजन नहीं बनाएगी। और भोजन नहीं बनाएगी तो क्या होगा बेटा, पौधे की पत्तियां क्या होगी, पीली होगी। पीली होकर क्या हो जाती है, झड़ जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, इस रोग में क्या होता है, पौधा की पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती हैं और पौधा सूख जाता है। ठीक है ना। इसका रोकथाम देखिए, इस रोग का रोकथाम, ये देखिए, इसमें नियंत्रण होगा और इसमें क्या होगा, रोकथाम होगा। तो इसके अंदर पहला रोकथाम क्या करेंगे बेटा, आप लोग क्या करेंगे, 0.2% मैनकोजेब, यहां पर 0.2% मैनकोजेब, इसको हम किस नाम से जानते हैं, डाइथेन M45। ठीक है ना, यहां लिख रहा हूं मैं डाइथेन M45, जिसको शॉर्ट नाम से क्या जानते हैं, मैनकोजेब। इसका साल्ट पढ़ना आप लोग, इसमें मैं डाइथेन M45 बता रखा है, जिसको हम मैनकोजेब के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कितना, 0.2% मैनकोजेब, डाइथेन M45, ये मार्केट में खूब मिलती है। ठीक है ना। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। आप लोग इसके जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं, इसको आप लोग कीटों में भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि, क्योंकि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। क्या है, प्राथमिक उपचार करने वाली दवा है, जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि मैनकोजेब है, एक डाइथेन Z78 है, जिसको जिनेब के नाम से जानते हैं या जाइनेब के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये दो ऐसी दवा है जो किसान के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट का काम करता है। ठीक है ना। तो ये सभी किसान अपने घर में रखना चाहिए, ये काम आती ही रहती हैं। जैसे मैनकोजेब है, जिनेब है, जिसको जाइनेब के नाम से जानते हैं आप लोग, तो आप लोग इसका स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद में और क्या करेंगे आप लोग, रोग रोधी किस्मों की बुआई करें। क्या करेंगे, रोग रोधी किस्मों की बुआई करें और उचित फसल चक्र अपनाएं। ठीक है ना, ये नहीं कि एक बार आपने सनई बो दिया तो दूसरी बार ही सनई बोएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इस रोग का प्रकोप होगा। इसके बाद में दूसरा रोग है उकटा रोग। क्या है, उकटा रोग। देखना, दूसरा रोग है उकटा रोग। ये देखिए आप लोग, उकटा रोग, जिसको आप लोग मुरझान रोग के नाम से भी जानते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर क्या होता है बेटा, पौधा सूख कर या पौधा मुरझा कर सूख जाता है। ठीक है ना, तो इसका नियंत्रण रोकथाम क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, एग्रोसन जीएन। एग्रोसन, ये देखिए आप लोग, एग्रोसन जीएन। एग्रोसन ये फंगिसाइड है। क्या है, फंगिसाइड, जिसको आप लोग कवकनाशी दवा के नाम से जानते हैं। एग्रोसन जीएन से बीजों को उपचारित करें, उपचारित करें। ठीक है बेटा, ये देखिए एग्रोसन जीएन है, ये भी फंगिसाइड है। आप लोग इस बीज को बोने से पहले यही दवा नहीं, बाविस्टिन ले सकते हैं, बाविस्टिन, थायराम, एग्रोसन जीएन, ठीक है ना, कार्बेडाजिम, बोर्डोमिश्रण, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये क्या है, फंगिसाइड है, कवकनाशी दवा है। तो आप लोग इनमें से कोई एक दवा लेकर, ठीक है ना, इनमें से कोई एक दवा लेकर बीजों को उपचारित करें। ठीक है ना। इसके बाद में अगला रोग है, अगला क्या है, जीवाणुपत्ति या प्रणदान। तीसरा है जीवाणुपत्ति रोग या प्रणदान। इस रोग का आक्रमण होने पर पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती है। प्रणदान पत्ती को डाल देता है, कहां, नीचे। तो इससे क्या होता है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पौधा उत्पादन अच्छा नहीं देता है। जीवाणुपत्ति रोग या प्रणदान, इस रोग का आक्रमण होने पर पत्तियां क्या होती हैं, पीली पड़कर झड़ जाती है। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, इसके लिए क्या करेंगे बेटा, फसल चक्र अपनाएं। किसान को उचित फसल चक्र अपनाएं। एक वर्षीय फसल चक्र, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय फसल चक्र अपनाएं। ये ध्यान रखें आप लोग। 2 साल का, 3 साल का, 4 वर्ष का आप लोग फसल चक्र अपनाएं। जो आप क्रॉप रोटेशन पढ़ेंगे ना, उसके बाद में बताएंगे। जैसे गेहूं है, मक्का है, जौ है, ज्वार है, ठीक है, धान है, इस प्रकार से गवार है, इस प्रकार से बदलते हुए खेती करेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। क्रॉप रोटेशन की परिभाषा सुनी हुई है आपकी, क्रॉप रोटेशन। ये देखिए क्रॉप रोटेशन, CROP, रोटेशन, ये देखिए क्रॉप रोटेशन। ये देखिए, इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, फसल चक्र कहेंगे। क्या कहेंगे, फसल चक्र कहेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखना आप लोग, ये बहुत ही इजी परिभाषा है। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में फसल को अदल बदल कर या हेर फेर करके, ध्यान रखना, निश्चित क्षेत्र में, जैसे यहां पर 1 हेक्टर है या 1 बीघा है या 2 बीघा है या 5 बीघा है, ये निश्चित क्षेत्र हो गया। निश्चित समय में रबी में बो रहे हैं, खरीफ में बो रहे हैं या जायद में बो रहे हैं, वो क्या हो गया, निश्चित समय में फसल को अदल बदल, रोटेशन, घुमाते हुए, ठीक है ना।
फसल को अदल बदल कर या हेर फेर कर बुआई करना ताकि भूमि की उर्वरा क्षमता भी बनी रहे। ऐसा नहीं कि आप क्रॉप रोटेशन अपना रहे हैं और भूमि को क्या कर रहे हैं, आप अनुपजाऊ कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ऐसा कार्य नहीं करना होगा। आप लोगों को तो एक परिभाषा ध्यान रखनी है, उस परिभाषा के तहत ही आपको काम करना है। क्या? निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में फसल को अदल बदल कर बुआई करना ताकि भूमि की उर्वरा क्षमता बनी रहे। उसको हम क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं या सस्यावर्तन कहते हैं। इसके कई नाम हैं, क्रॉप रोटेशन, सस्यावर्तन, फसल चक्र, कई नाम है बेटा, तो ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में देखना इसके बाद में अगला है चूर्णी फफूंद। चूर्णी फफूंद रोग। चौथा है चूर्णी फफूंद। क्या है? चूर्णी फफूंद रोग। ठीक है बेटा, चूर्णी फफूंद रोग देखिए आप लोग। यह रोग कवक के द्वारा होता है। इस रोग का आक्रमण होने पर पौधे की पत्तियों पर सफेद चूर्ण जम जाता है, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और कुछ समय में पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। ठीक है ना? तो इसके लिए आप लोग रोकथाम के लिए आप लोग क्या करेंगे? केराथेन ले सकते हैं या फिर आप लोग क्या लेंगे बेटा? सल्फेक्स। क्या? सल्फेक्स। ये देखिए सल्फेक्स, ये मार्केट में मिलेगा आपको 3 kg। ठीक है? 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें प्रति हेक्टर। 1000 लीटर कितने में डालना है? 1 हेक्टर के अंदर 3 किलोग्राम सल्फेक्स लेकर 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें या केराथेन LC का आप लोग स्प्रे करें। इससे ये जो कवक होता है वो नष्ट हो जाता है और हमारा पौधा सुरक्षित हो जाता है। ठीक है ना बेटा? इसके बाद में देखना, इसके बाद में कटाई आती है। क्या आती है? कटाई। ये देखिए कटाई भी करनी है बेटा, इसके अंदर कटाई। ठीक है? कटाई। ये देखिए कीट देखा, रोग देख लिया आपने, इसके बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लेना। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारा कटाई। हरी खाद। ये देखिए यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, हरी खाद की फसल मैं बोल रहा हूं, वो याद रखना। हरी खाद की फसल बो रहा है यदि किसान, यदि उसको हरी खाद बनाना है तो फसल को 50 से 60 दिन बाद, कब? बुआई के 50, ये देखना, बुआई के 50 से 60 दिन बाद मिट्टी में दबा देंगे। ठीक है? दबा देवें। इससे जीवांश पदार्थ तैयार हो जाता है। ठीक है? ये देखना आप लोग, यदि आप लोग कटाई करना है तो जैसे हरी खाद की फसली बनाना है तो आप लोग बुआई के 50 से 60 दिन बाद मिट्टी में दबा देवे। इससे क्या हो जाता है? जीवांश पदार्थ तैयार हो जाता है। यहां पर देखना, जीवांश पदार्थ तैयार हो जाता है। ठीक है बेटा? इसके बाद में यदि आप लोग रेशा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना, रेशा प्राप्त करना है तो आप लोगों को 10 से 12 सप्ताह बाद में, 10 से 12 सप्ताह, यहां पर लिख रहा हूं 10 से 12 सप्ताह में फसल की कटाई कर लेंगे। ठीक है? कटाई करें।
कटाई करें। यदि आपको रेशा प्राप्त करना है तो फसल की 10 से 12 सप्ताह में फसल की कटाई कर लेवें। यदि आप लोग बीज प्राप्त करना है या बीज को बढ़ाना है, बीज बढ़ाने के लिए देखिए, बीज की मात्रा बढ़ाने के लिए, बीज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जब बीज का रंग, बीज कठोर व काला हो जाए, ये ध्यान रखिए, बीज कठोर व काला हो जावे तो फसल की कटाई कर लेवें, कटाई करें। ठीक है, ये देखिए मैं जो बोल रहा हूं उसको भी याद कीजिए। यदि फसल की कटाई करना है, हरी खाद के उद्देश्य से अगर फसल को दबाना तो आप लोग कितने दिन बाद में, 50 से 60 दिन बाद में मिट्टी में दबा देवें। रेशा प्राप्त करना है तो फसल को 10 से 12 सप्ताह में फसल की कटाई कर लेवें। ठीक है, इसके बाद देखना बीज की मात्रा लेने के लिए या बीज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जब बीज कठोर व काला हो जाए तो फसल की कटाई कर लेवे। ये तीनों बातें ध्यान रखें, क्योंकि हम हरी खाद बनाने के उद्देश्य से इसकी फसल की बुआई करते हैं, दूसरा रेशा भी प्राप्त करने के उद्देश्य से इसकी खेती करते हैं, और तीसरा है बीज प्राप्त करने के लिए, अर्थात दाना प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं बेटा? फसल की बुआई करते हैं। तीनों उद्देश्य लेकर चलता है किसान, तो यह ध्यान रखिए। तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। इसके बाद में आता है हमारा अगला बिंदु है क्या? उपज। क्या है? उपज। देखिए, यदि हरी खाद के उद्देश्य से आप लोग हरी खाद कितनी प्राप्त होती है? कितनी होती है? देखिए 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर जीवांश पदार्थ प्राप्त होता है। 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर जीवांश पदार्थ प्राप्त होता है। इसके बाद में देखना रेशे कितने होते हैं, रेशे कितना प्राप्त होता है? रेशा देखना 10 से 12, कितना? 10 से 12 क्विंटल, 12 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। इसके बाद देखना दाना कितना प्राप्त होगा बेटा? दाना भी 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से प्राप्त होगा। क्योंकि हमने तीनों उद्देश्य के बारे में बताना, तो तीनों उद्देश्य देखना, हरी खाद 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर जीवांश पदार्थ प्राप्त होता है। इसके बाद में देखना रेशा है 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर, और दाना कितना प्राप्त होता है? 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। तीनों उद्देश्य के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद में देखना सड़ाना व रेशा निकालना। यहां पर हेडिंग है सड़ाना व रेशा निकालना। ठीक है बेटा, ये देखिए 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार से तो इसकी फसल को सड़ाते हैं और किस प्रकार से इसका रेशा प्राप्त करते हैं। तो फसल कटाई के बाद में देखना क्या? फसल कटाई के बाद छोटे छोटे क्या कर लेते हैं? बंडल बना लेते हैं। छोटे बंडल या आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, बंडल बना लेते हैं। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? जिन्हें तालाब या पोखर, किन्हें? बंडलों को, जिन्हें पोखर या तालाब में, क्योंकि तालाब में क्या होता है? पानी होता है। तालाब में 2-3 दिन, कितने दिन तक? 2 या 3 दिन। जिन्हें पोखर या तालाब में 2 या 3 दिन
सीधे खड़े रखते हैं, सीधे सीधे खड़े करते हैं। इन बंडलों को क्या कर देते हैं, 2-3 दिन के लिए पानी के अंदर सीधे खड़े कर देते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद 2 दिन, ये देखना, खड़े करते हैं। इसके बाद 2 दिन, या आप लोग इस बिंदु को ऐसे करते हैं, 2 दिन बाद, ऐसा कार्य करने के बाद में कितने, 2 दिन बाद, 2 दिन तक कहां रखा, 2 या 3 दिन तक सीधे रख लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, 2 दिन बाद क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे, उस पानी के अंदर उसको तिरछा कर देंगे। ठीक है ना, तिरछा कर देंगे ना। तो ये ध्यान रखिए, 2 दिन बाद 1.0 से 1.5 मीटर गहरे पानी में तिरछे डालकर मिट्टी से ढक दिया जाता है, या मिट्टी से दबा दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये देखो किस प्रकार से रेशा प्राप्त करते हैं, ये आप लोगों को आना चाहिए। 1 से 1.5 मीटर गहरे पानी में तिरछे डालकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद 7-8 दिन बाद पानी से निकालकर साफ पानी से धोकर सुखा लिया जाता है। इसके बाद इसके तने से रेशा निकाल लिया जाता है। ये देखिए बेटा, लिया जाता है। ये देखना आप लोग, छोटी सी बात है, याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। यहां पर देखना, सने की कटाई के बाद या फसल की कटाई के बाद छोटे छोटे बंडल बना लिए जाते हैं। मेरी भाषा में आप लोग याद रखिए, छोटे छोटे बंडल बना लिए जाते हैं। उसके बाद पोखरे या तालाब में 2-3 दिन सीधे खड़े कर रखते हैं। और इसके बाद में क्या करेंगे, 2-3 दिन क्या किया, सीधा रख लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर 2 दिन न लिखकर, या इसके बाद 1 से 1.5 मीटर गहरे पानी में तिरछे डालकर मिट्टी में दबा दिया जाता है या मिट्टी से ढक दिया जाता है। 7-8 दिन तक इसको पानी में सड़ाया जाता है। 7-8 दिन तक क्या किया जाता है, पानी में रखा जाता है। उसके बाद में कितने दिन बाद में, 7-8 दिन बाद में पानी से निकालकर या तालाब से निकालकर साफ पानी से धो लिया जाता है। उसके बाद उसको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद में उसके तने से रेशा निकाल लिया जाता है। ये एक विधि है रेशे निकालने की बेटा, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो ये आपकी फसल थी सनहेम, इसके बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से अध्ययन करना, क्योंकि इसकी वानस्पतिक नाम पूछ सकता है इसका, सड़ना या सड़ाना, ये ध्यान रखना। ये देखिए, सड़ाना वह रेशा निकालना, ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छी प्रकार से याद करना। इसकी कटाई कब की जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उपज कितनी प्राप्त होती है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। तो ये फसल आपकी पूरी होती है। इसके बाद में देखेंगे हम मसाले वाली फसलें, ठीक है ना। मसाले वाली फसलों के बारे में हम कल बात करेंगे, तो ये ध्यान रखना बेटा। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप लाइक करना, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।